जय हिंद, वंदे मातरम। हम मध्यकालीन भारत में चर्चा कर रहे थे गुलाम वंश में हम चर्चा कर रहे थे रजिया सुल्तान। उसके बाद तीन शासक होते हैं, चार शासक होते हैं, परंतु अंतिम शासक होता है बलबन। उसके फटने से पहले हम इन तीन शासकों के बारे में चर्चा करते हैं। पहला होता है मोइनुद्दीन बैरम शाह, और दूसरा होता है अलाउद्दीन मसूद शाह, और तीसरा होता है नासिरुद्दीन मोहम्मद। इनके बारे में चर्चा करते हैं। इनसे ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावना नहीं रहती, फिर भी हम सभी के बारे में चर्चा करते हैं। इनके लिए ज़्यादा मैटर नहीं है। 2 साल, ये तो 4 साल, मात्र 2-2 साल के बनते हैं। ये बहरम शाह, नासिरुद्दीन महमूद, ये 20 वर्ष के लिए बनता है बस। आप जानते हैं मोइनुद्दीन बैरम शाह, ये कौन था? रजिया का भाई। कौन? रजिया सुल्तान का भाई था। और रजिया की मृत्यु के बाद ये बैरम शाह शासक बनता है, और बैरम शाह ने नायब ए मुमलकत पद का सर्जन किया। और अब सल्तनत के 3 केंद्र हो गए थे, सुल्तान, वजीर, नायब। इसके बारे में तो यही जानने के लिए मोइनुद्दीन बैरम शाह 1240 से 1242, और ये कौन था? रजिया का भाई था। और रजिया की मृत्यु के बाद ये शासक बना बैरम शाह, जिसने नायब ए मुमलकत का पद का सर्जन किया। और अब सल्तनत के 3 केंद्र हो गए थे, सुल्तान, वजीर, नायब। अब अलाउद्दीन मैसूद शाह, अलाउद्दीन मैसूद शाह जो 1242 से 1246, यह रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र था। ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह कौन था? रुकनुद्दीन फिरोज शाह इल्तुतमिश का पुत्र था। ये भी 7 महीने के लिए दिल्ली की सल्तनत पर बैठता है। रुकनुद्दीन फिरोज शाह 15 के बाद रजिया सुल्तान बन जाती। और अलाउद्दीन मैसूद शाह ने सारी शक्तियां चालीसा को सौंप दी और खुद नाम का शासक रहा। अलाउद्दीन मैसूद शाह ने 1242 से 1246, यह रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र था, उसने सारी शक्तियां चालीसा को सौंप दी और ये नाम का एक शासक रहा। अब इसके बाद आता है नासिरुद्दीन मोहम्मद। यह इल्तुतमिश का पुत्र था और बलबन के सहयोग से मैसूद शाह को गद्दी से हटाकर, मतलब कैसे अलाउद्दीन मैसूद शाह को गद्दी से हटाकर सुल्तान बना। और यह धार्मिक स्वभाव का था। कौन? नासिरुद्दीन मोहम्मद धार्मिक स्वभाव का था। यह खाली समय में कुरान की नकल करके प्रतिलिपि तैयार करता था और उन्हें बेचकर अपना खर्च चलाता था। ये राज्य की संपत्ति को अपनी विलासिता पर खर्च नहीं करता था। ये अपनी मेहनत से खाली समय में कुरान की प्रतिलिपि लिखता था और उन्हें तैयार कर उसी को बेचकर अपना खर्च चलाता था। और ये स्वयं कहता था नासिरुद्दीन मोहम्मद इतिहासकारों के अनुसार, मैं राज्य की संपत्ति को अपनी विलासिता के लिए खर्च नहीं कर सकता, मैं तो उसका एक ट्रस्टी हूं। इस तरह के पॉलिटिक्स अगर आज हमारे देश में हो तो अलग ही छवि होगी देश की। अभी खाली समय में कुरान की प्रतिलिपि को तैयार करता और उसे बेचकर अपना खर्च चलाता था। ये स्वयं कहता था कि मैं राज्य की संपत्ति को अपने ऊपर विलासिता के लिए खर्च नहीं कर सकता, मैं तो राज्य का एक ट्रस्टी हूं। और नासिरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु के बाद बलबन शासक बनता है। कौन बनता है? बलबन शासक बनता है। इसकी मृत्यु के बाद, नासिरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु के बाद बलबन शासक कौन बनता है? बलबन शासक बनता है। और ये बलबन का टाइम पीरियड था 1265 से 87 तक। और ये बलबन को दिल्ली सल्तनत का सबसे क्रूर शासक माना जाता है। ये हुए मोइनुद्दीन बैरम शाह 1240 से 1242। ये कौन था? रजिया का भाई। बैरम शाह ने नायब मुमलकत का पद सर्जन किया और अब सत्ता के 3 केंद्र हो गए थे, सुल्तान, वजीर। अब फिर उसके बाद अलाउद्दीन मैसूद शाह जो 1242 से 1246, यह रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र था। रुकनुद्दीन ये इल्तुतमिश का पुत्र था। सारी शक्तियां चालीसा को सौंप दी। अलाउद्दीन ये नाम का एक सुल्तान था। फिर आता है नासिरुद्दीन मोहम्मद। ये धार्मिक स्वभाव का था, इल्तुतमिश का पुत्र था और बलबन के सहयोग से ये शासक बना। और ये एक नासिरुद्दीन मोहम्मद के बारे में एक बात इंपॉर्टेंट है, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा शासक था जिसकी एकमात्र पत्नी थी, एक ही पत्नी थी। कौन? वो भी बलबन की पुत्री थी। बलबन की पुत्री।
ये नोट करना, बलबन एक एक ही पत्नी थी।